बार की बात है। दूर एक गांव में एक धूर्त महिला थी जिसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इस महिला की एमिली और एम्मा नाम की 2 बेटियां थीं। एम्मा एक आलसी और प्रतिभाहीन लड़की थी। दूसरी ओर एमिली एक बहुत ही मेहनती और प्रतिभाशाली थी। लेकिन उनकी माँ एम्मा को अधिक प्यार करती थी क्योंकि वो छोटी थी और वो अभी भी उसे एक बच्चे की तरह मानती थी। इसलिए वो सारा काम एमिली से करवाती थी। एमिली, चलो सफाई खत्म करो और एक क्रॉस सिलाई करो और इसे बेचने ले जाओ। अपनी माँ और बहन के आलस्य के कारण केवल एमिली ही दोपहर में बाजार जाती और अपने दस्तकारी क्रॉस सिलाई को बेचती। जब वो घर आती तो उसकी माँ केवल एम्मा के लिए खाना बनाती। दूसरी ओर एमिली उनके बचे हुए खाने से अपना पेट भरने की कोशिश करती। एक दिन एमिली एक क्रॉस सिलाई करने के लिए बाहर कुएं के किनारे पर गई। उसने अपने हाथ में क्रोशिये से हुक से अपनी क्रॉस सिलाई पर कढ़ाई करना शुरू किया। उसी क्षण अचानक एक मुर्गा उस पर चढ़ा और बांग देने लगा। आउच! मुर्गे, मेरे सिर से उतर जाओ। ओह नहीं, मेरे क्रॉस स्टिच। एमिली इतनी दुखी थी कि उसने अपनी क्रॉस सिलाई को कुएं में गिरा दिया। अगर मेरी माँ को इस बारे में पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगी। कॉक-डडल-डू! अपने दिमाग का प्रयोग करें, बाल्टी का प्रयोग करें। ब्रेन बकेट, कॉक-डडल-डू! एमिली, जैसा कि मुर्गे ने कहा, कुएं में लटकी बाल्टी लेने की कोशिश करने लगी। वो अपने हाथ से बाल्टी लेने वाली थी। एक पल के लिए उसका संतुलन बिगड़ गया और वो कुएं में गिर गई। जब एमिली ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को रंग बिरंगी फूलों से ढके एक बगीचे में पाया। कितनी खूबसूरत जगह है ये, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? जब वो कुछ देर के लिए चली तो उसके सामने एक खरगोश दिखाई दिया। कृपया मेरी मदद करें, मैं गाजर को बाहर नहीं निकाल पा रहा। एमिली तुरंत उसकी मदद करने के लिए गई और उसने गाजर को एक ही झटके में जमीन से खींच लिया जिसे खरगोश चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही खरगोश खुशी से चला गया, एमिली अपने रास्ते चली गई। हो, कृपया बस मुझे थोड़ा पानी दे दो या मैं मुरझाकर सड़ जाऊंगा। आगे उसे एक गुलाब का फूल दिखाई दिया जो अब सूखने ही वाला था। एमिली तुरंत गुलाब की इच्छा को पूरा करने के लिए फव्वारे के पास आई। उसने अपनी हथेली में थोड़ा पानी लिया और गुलाब की जड़ों में डाल दिया। गुलाब फिर से जीवित हो गया और सुगंधित सुगंध देने लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जीवन लंबा होगा और समृद्ध भी। एमिली अपने रास्ते पर चलती रही। थोड़ी देर बाद उसे एक घर मिला। घर के सामने एक दुष्ट चुड़ैल जैसी दिखने वाली एक अनजान महिला उसे देख रही थी। इस महिला से एमिली इतनी डरती थी, वो तुरंत वहां से भाग जाना चाहती थी। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एमिली उत्सुकता से महिला के पास गई। मेरा नाम होली है। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। यदि तुम मेरे छोटे से घर की अच्छी देखभाल करोगी तो जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो। तुम्हें बस इतना करना है, हर सुबह मेरे बिस्तर को पंखों से ढक दो। मुझे वैसे भी घर कैसे जाना है पता नहीं। मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। एमिली घर की बहुत अच्छी देखभाल करती थी, जैसे कि माँ होली चाहती थी। हर सुबह बिना बोर हुए उसने माँ होली के बिस्तर को पंखों से ढकने के काम को नहीं टाला।
मदर होली एमिली को बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो शाम को उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती थी। इस तरह दिन बीतते गए। हालांकि एमिली यहाँ बहुत खुश थी, लेकिन उसे अपने असली घर की याद आने लगी। मदर होली, तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं घर जाना चाहती हूँ। ओह एमिली, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ इतने दिन रही। बेशक तुम अपने घर जा सकती हो, मैं रास्ते में तुम्हारा साथ दूंगी। ओह धन्यवाद माँ होली। मदर होली एमिली को एक बड़े सुनहरे दरवाजे पर ले गई। जिस क्षण एमिली इस दरवाजे से गुजर रही थी, वो बिल्कुल नए कपड़े और सोने से ढकी हुई थी। मेरे साथ प्यार से काम करने के लिए तुम्हें एक छोटा सा तोहफा, ये क्रोशिया हुक और क्रॉस स्टिच है जिसे तुमने कुएं में गिराया था। ओह थैंक यू सो मच मदर होली, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। बाद में माँ होली ने अपने हाथ से एमिली की आंखों को ढक दिया और उसे 3 तक गिनने के लिए कहा। 1, 2, 3। जब एमिली ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को अपने घर के सामने पाया। एमिली वापस आ गई है, अब वो एक सुनहरी लड़की है। डूडल डू। एमिली को देखकर उसकी माँ और बहन एम्मा आश्चर्य को छिपा नहीं सकी। लेकिन ये कैसे, इतनी सुंदर पोशाक कहाँ से मिली? एम्मा चुप रहो। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी। तुम्हें ये सारे सोने के गहने कहाँ से मिले? एमिली ने एक एक करके सब कुछ समझाया। उस समय उसकी माँ ने सोचा कि एम्मा भी ऐसा कर सकती हैं। उसने लालच से एम्मा को कुएं के किनारे भेज दिया। एम्मा ने क्रॉस सिलाई और क्रोशिया हुक को कुएं में फेंक दिया। वो भी उनके पीछे कूद पड़ी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को उस रहस्यमय बगीचे में पाया जहाँ से एमिली आई थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक खरगोश दिखाई दिया। खरगोश ने एम्मा से गाजर को जमीन से निकालने के लिए मदद मांगी। अरे मैं खरगोश के लिए अपने हाथ गंदे नहीं कर सकती। हाँ। एम्मा खरगोश की मदद किए बिना चली गई। उसने एक गुलाब देखा जो आगे सूखने वाला था। गुलाब ने उससे मदद मांगी। मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकती क्योंकि तुम्हारे पास कांटे हैं और मेरे हाथ में चिपक सकते हैं। हाँ। एम्मा गुलाब की मदद किए बिना चली गई। अंत में वो माँ होली के घर में आई। मैंने सुना है आपको काम करने के लिए कोई चाहिए, आप मुझे नौकरी दे सकते हैं। माँ होली ने एम्मा को बताया कि उसे घर पर क्या करना है। याद रखना, हर सुबह तुम मेरे बिस्तर पर पंख बिछाओगी। एम्मा ने सब कुछ मान लिया। उसने पहले दिन अच्छी तरह से काम किया। बिस्तर पर बड़े करीने से पंख बिछाए। लेकिन अगले कुछ दिनों में वो काम से बचने लगी। घर दिन ब दिन गंदा होता जा रहा था और एम्मा को मदर होली के बिस्तर पर लगे पंखों की परवाह नहीं थी। मदर होली गुस्से में थी जब उसने देखा कि एम्मा वादे के अनुसार काम नहीं कर रही थी। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे घर जाने का समय है। ये सुनकर एम्मा बहुत खुश हुई क्योंकि वो जल्द से जल्द सोने के गहने और खूबसूरत कपड़े पाना चाहती थी। हाँ, मुझे अपना पुरस्कार प्राप्त करना है और घर जाना है। मदर होली उसे गोल्डन गेट पर ले आई। जब एम्मा दरवाजे से चली तो उस पर सोने की जगह कीचड़ की बारिश होने लगी।
इस दरवाजे ने तुम पर सोने की बारिश नहीं की, क्योंकि तुमने सही काम नहीं किया। अब 3 गिनो और घर वापस जाओ। 1, 2, 3। फिर उसने खुद को अपने घर के बगीचे में पाया। उसे देखकर मुर्गा बांग देने लगा। एम्मा वापस आ गई है। अब वो एक मिट्टी की लड़की है। उसकी माँ और बहन एमिली उसे कीचड़ में देखकर चौंक गई। एम्मा ने उन्हें बताया कि ये मैले कपड़े उसके लिए उस काम को न करने का इनाम थे जो माँ होली ने उसे दिया। उस दिन से एम्मा प्यार से काम करने के महत्व को समझ गई और होशियार हो गई, और अपनी बड़ी बहन एमिली की तरह क्रॉस सिलाई करना उसने शुरू कर दिया। इस प्रकार दोनों बहनें एक साथ क्रॉस सिलाई करके और बेचकर एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। लाल जूते। एक समय की बात है, बहुत दूर एक देश में कैरन नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी और बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। वो अपनी माँ से वो सब कुछ पूछती थी जिसके बारे में वो जानना चाहती थी। माँ, आकाश में ये छोटी छोटी बत्तियाँ क्या हैं? वे सितारे हैं कैरन। पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति आखिर में एक तारे में बदल जाता है और हमेशा के लिए आकाश में चमकता है। कैरन के पास केवल एक खिलौना था, एक जोड़ी कपड़े और एक जोड़ी लकड़ी की चप्पलों की थी, जो वो सड़क पर पहनकर घूमा करती थी। उसकी माँ ने उसके लिए जो लकड़ी की चप्पलें बनाई वे आरामदायक नहीं थी, लेकिन उसके पास केवल वही थी। एक दिन कैरन की माँ बहुत बीमार हो गई, इसलिए कैरन अपनी माँ के लिए दवा खरीदने के लिए शहर गई और रास्ते में उसे सड़क किनारे एक डिब्बे में लाल जूतों का एक जोड़ा मिला। जूते इतनी खूबसूरती से चमक रहे थे कि कैरन उन्हें अपने साथ घर ले आई। देखो माँ, मुझे इस सड़क के किनारे मिले। कितने सुंदर है ना ये, जैसे मेरे लिए ही बने हो। ये किसी और के हो सकते हैं कैरन, तुम्हें उन्हें तुरंत वापस दे आना चाहिए। पर अगर उनका मालिक होता तो वो उन्हें बॉक्स के साथ ऐसे थोड़े ही छोड़ता। हो सकता है ये मालिक से गलती से गिर गए हों, तो उसे इन्हें ऐसे नहीं गिराना चाहिए था। मैंने इन्हें ढूंढा है, अब ये मेरे जूते हैं। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हो सकता है मैं अभी तुम्हारे लिए नए जूते ना खरीद पाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम किसी दूसरे के जूते सिर्फ इस वजह से पहनो। प्लीज जिद्दी मत बनो, वादा करो कि तुम ये लाल जूते नहीं पहनोगी। कैरन ने दुखी होकर अपनी माँ से लाल जूते न पहनने का वादा किया और उन्हें अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। महीनों बीत गए। एक दिन जब तक कैरन घर आई और उसे अपनी माँ घर में कहीं नहीं मिली, उसने घर में हर जगह देखा, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ आकाश में एक चमकीला तारा बन गई है। अगले दिन अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए जाते समय कैरन ने वही लाल जूते पहने। अंतिम संस्कार में आए लोग कैरन के जूतों से नजरें नहीं हटा सके। इतना अनादर! इस लड़की ने अंतिम संस्कार में लाल जूते पहने। लेकिन कैरन ने परवाह नहीं की, क्योंकि उसे अपने जूते बहुत पसंद थे। तभी एक नेक दिल बूढ़ी औरत कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी। इस बूढ़ी औरत को पता चला कि ये छोटी बच्ची अब अनाथ हो गई है। उसने उसे गोद लेने की इच्छा जाहिर की। मेरे साथ आओ सुंदर लड़की, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम बड़ी होकर सुंदर और सफल औरत बनो। इसलिए कैरन कई वर्षों तक बूढ़ी औरत के साथ रहने के लिए चली गई। कैरन, आपने अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बाद से ये जूते पहन रखे हैं, अब आप इन्हें उतार दें। ये बहुत गंदे हो चुके हैं। नहीं, मुझे अपने लाल जूते पसंद हैं। ओह कैरन, इतनी जिद्दी मत बनो। चलो अपने जूते बदलो,
मैं और अच्छे जूते खरीद दूंगी, मैं वादा करती हूँ। कैरेन उस बूढ़ी औरत को नाराज नहीं करना चाहती थी, जिसने उसे गोद लेने की दयालुता दिखाई थी। इसलिए उसने आखिरकार अपने लाल जूते उतार दिए और उन्हें फेंक दिया। कुछ दिन बीते। एक दिन कैरेन अपने नए कमरे में नए कपड़े और खिलौनों के साथ खेल रही थी और बूढ़ी औरत उसके लिए नई जोड़ी जूते ले आई। लेकिन कैरेन को ये जूते बिल्कुल पसंद नहीं आए। लेकिन ये नीले हैं, बहुत भद्दे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आने वाले कई वर्षों तक कैरेन अपने लाल जूतों को बहुत याद करके रोती रहती। वो बड़ी होकर एक खूबसूरत युवती बन गई, लेकिन उसका जिद्दी रवैया कभी नहीं बदला। यहाँ तक कि जब बूढ़ी औरत उसके लिए तोहफे लाती तो भी नहीं। मैं ये सब नहीं पहनती। लेकिन मैंने इसे तुम्हारे लिए बुना है। मैं ये खाना कभी नहीं खाऊंगी। मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ। कम से कम एक टुकड़ा खाकर तो देख लो बेटी। बूढ़ी औरत कैरेन के जिद्दी और नक चढ़े रवैये से बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी उसने उसके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाई। जैसे ही वो अंदर आई, कैरेन नीले जूते उतार रही थी, जिनके लिए वो अब बड़ी हो चुकी थी। देखो, मेरी सारी चीजें अब छोटी हो गई हैं। मैं बड़ी हो गई हूँ। कोई बात नहीं, तो चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े और नए जूते खरीदते हैं बेटा। फिर बुढ़िया और कैरेन दुकान पर गए। ओह देखो, मेरे पसंदीदा लाल जूतों की तरह, ये तो मेरे पास होने ही चाहिए। कैरेन, आपको फैंसी लाल जूतों की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे जूते पहनने चाहिए जिन्हें पहनकर तुम अच्छी लगो, किसी के अंतिम संस्कार में भी पहन सको। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जोड़ी जूते खरीद सकती हूँ। चलो उन काले वालों को खरीदते हैं और घर चलते हैं। मुझे परवाह नहीं है। अगर तुम दोनों जोड़ी जूते नहीं खरीदोगी तो मैं अब से हर जगह नंगे पांव जाऊंगी। ओ छोटी लड़की, काश तुम इतनी जिद्दी ना होती। बूढ़ी औरत ने कैरेन के लिए काले जूते खरीदे और अपने आखिरी पैसों को उसे खुश करने के लिए लाल जूते खरीदने में खर्च दिया। उन्हें अब पैदल ही घर जाना पड़ा। रास्ते में बुढ़िया के पैरों में बहुत दर्द होता रहा और वो बिगड़ी हुई कैरेन को सहन नहीं कर पा रही थी। पर कैरेन को कोई परवाह नहीं थी। वो अपने नए लाल जूतों के साथ घर गई। एक दिन बुढ़िया ने कैरेन से कहा कि उन्हें शहर में एक अंतिम संस्कार में शामिल होना है। कैरेन, तुम्हें अपने काले जूते ही पहनने हैं, नहीं तो अंतिम संस्कार में बेइज्जती होगी। कैरेन ने अपने कमरे में काले जूतों की ओर देखा और फिर चमकीले लाल जूतों को, और उसने लाल जूते पहनना चुना। जब वे घर से निकले तो उसने उन्हें अपनी स्कर्ट से ढक दिया ताकि बूढ़ी औरत को जूते दिखाई ना दें। हालांकि अंतिम संस्कार में सभी ने कैरेन के जूते उसकी स्कर्ट के नीचे चमकते हुए देख लिए थे। उन्होंने अंतिम संस्कार में कैरेन के लाल जूतों के बारे में कानाफूसी की कि ऐसे मौके पर ऐसे जूते पहनना कितनी शर्म की बात है। ये बात जब बुढ़िया के कान में पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया। तुमने मेरी बात नहीं मानी और फिर से लाल जूते पहन लिए। तुम बहुत जिद्दी हो कैरेन, कुछ तो अकल की बात करो। हमेशा बेइज्जती करवाती हो। उसी समय वहां से गुजर रहा एक सुंदर नौजवान कैरेन की सुंदरता पर मोहित हो गया। वो उसके पास आया और अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसे प्रणाम किया। तुम कितनी सुंदर हो और इन जूतों में और भी खूबसूरत लग रही हो। मेरे प्रिय, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा नाचती होंगी। मैं आज रात आपको महल की डांस नाइट में आमंत्रित करता हूँ, जरूर आइएगा। राजकुमार की पेशकश की खुशी के साथ कैरेन खुशी से नाचने लगी, लेकिन कुछ देर बाद कैरेन डांस करना बंद नहीं कर पाई। मैं अपने पैरों को रोक क्यों नहीं पा रही हूँ? क्या हो रहा है? ओह!
कैरन डांस करते करते बूढ़ी औरत और राजकुमार से दूर चलने लगी। कैरन, वापस आ जाओ। भले ही राजकुमार ने कुछ समय के लिए कैरन का पीछा किया, पर वो बहुत दूर निकल गई। कैरन के लाल जूते कैरन से भी अधिक जिद्दी निकले। वे उसे पहाड़ की चोटी तक ले गए और 3 दिन तक दिन रात उसे नचाते रहे। कैरन के पैरों में इतनी चोटें लग गई थी कि वो पैर रखते हुए भी दर्द से चिल्लाती थी। कीचड़ में फंसने के बावजूद और कांटेदार सुइयां चुभने के बावजूद जूते नाचते रहे। बस हो गया, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अब से इतनी जिद नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ। प्लीज रुक जाओ जूतों, प्लीज रुक जाओ। और जब कैरन ने कहा कि वो अपनी सारी जिदें छोड़ देगी, लाल जूते उसके पैरों से कूद गए और कैरन भी जमीन पर गिर गई और लाल जूते उसके बिना भी नाचते रहे। कैरन को एक छड़ी मिली और वो दर्द से लंगड़ाते हुए किसी तरह घर पहुंची। उसकी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। अपना घर देखकर वो खुशी से रोने लगी। बूढ़ी औरत ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मैं जानती हूँ मैं बहुत जिद्दी लड़की थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब मैं वैसी नहीं रहूंगी। कैरन की जिद छोड़ने के बाद चीजें बेहतर होने लगीं। एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो कोई और नहीं, वही युवा और सुंदर राजकुमार था। ओह, तुम यहाँ हो कैरन। मैंने तुम्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम बहुत तेज नाचती हो। तुम ये कैसे कर लेती हो? कैरन सुंदर और नौजवान राजकुमार को देखकर खुश हो गई। उस दिन से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कैरन ने जिद को पीछे छोड़ते हुए एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। एक बार की बात है, दूर एक देश में एक बूढ़े किसान ने अपने 2 बेटों को उनके साथ बात करने के लिए बुलाया। मेरे बच्चों, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी होने वाली पत्नियों के साथ एक खुशहाल जीवन बिताओ। किसान अपने बेटों के साथ बगीचे में जंगली इलाके में गया। उसने अपने बेटों से एक-एक पेड़ काटने को कहा। जिस दिशा में तुम्हारा पेड़ कट के गिरेगा, उसी दिशा में तुम्हें अपनी होने वाली साथी मिलेगी। लेकिन हर एक काटे हुए पेड़ के लिए तुम्हें एक पौधा लगाना होगा। लड़कों ने पहले 2 पौधे जमीन में लगाए। फिर बड़े भाई जैक ने सबसे पुराने पेड़ को काट दिया, जैसा कि उसके पिता ने कहा था, और पेड़ उत्तरी रास्ते पर गिर गया। बाद में सबसे छोटे भाई थॉमस ने एक पुराना पेड़ काट दिया, लेकिन उसका पेड़ जंगल की सड़क के बीच में गिर गया। ऐसा लगता है तुम्हारे जीवन में कोई लड़की नहीं, बल्कि एक हिरण लिखा हुआ है। थॉमस अपने भाई के चिढ़ाने पर परेशान नहीं हुआ। दोनों भाई बड़े साहस के साथ निकल पड़े। कुछ समय बाद जैक अपने सच्चे प्यार तक पहुंच गया, जिसे उसने उत्तर में पाया। उसने उसे फूल दिए और उसे अपनी पत्नी बनने के लिए कहा। लेकिन थॉमस उजाड़ जंगल में अकेला घूम रहा था। आखिरकार उसने पेड़ों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी देखी। वो अंदर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या मतलब यहाँ कोई नहीं है? मैं यहाँ हूँ। क्या? एक चूहिया झोपड़ी के एक कोने में अपने बालों में धीरे से कंघी कर रही थी। आप निराश दिखाई दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि तुम एक चूहिया हो, इंसान नहीं। मैं तो यहाँ अपने जीवन साथी की तलाश में आया था। छोटी चूहिया ने थॉमस से कहा कि वो उसके जीवन का प्यार हो सकती है, लेकिन थॉमस को विश्वास नहीं हुआ। तो मुझे क्षमा करें, इस जंगल में आपको दूसरी लड़की नहीं मिलेगी।
मैं यहाँ अकेली हूँ जो आपका सच्चा प्यार है। लेकिन मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं? मैं आपसे वादा करती हूँ, अभी पूरे मन से मैं आपकी राजकुमारी बनूंगी। थॉमस उसकी बातों से प्रभावित हुआ और उसे लगा कि ये उसका सच्चा प्यार होना ही चाहिए। उस शाम दोनों भाइयों ने अपने किसान पिता को उन लोगों के बारे में बताया जिनसे वे मिले थे। तो बताओ, जिनसे तुम मिले वो खाना बना लेते हैं? हाँ, वो तो खाना बना लेती है। फिर उन दोनों को मेरे लिए एक एक रोटी बनाने के लिए कहो। रास्ते में थॉमस उस झोपड़ी में गया जिसे उसने जंगल में खोजा था। ये सोचकर कि क्या कोई चूहा रोटी बना सकता है, उसने तुरंत छोटे चूहे से पूछा कि क्या वो रोटी बना सकती है। बेशक मैं बना सकती हूँ, थोड़ा इंतजार करो। छोटी चूहिया ने चांदी की घंटी बजाई और तभी कुछ चूहे उसके पास आए। छोटी चूहिया ने उनसे सबसे अच्छा गेहूं का दाना मांगा जो वो ला सकते थे। थॉमस उन्हें हैरान होकर देखने लगा। उनमें से एक चूहा गेहूं का सबसे अच्छा दाना लेकर आया। छोटी चूहिया ने इस गेहूं के दाने से स्वादिष्ट रोटी बनाई। थॉमस ने छोटी चूहिया को धन्यवाद दिया और तुरंत घर लौट आया। बड़ा भाई जैक अपने पिता के लिए राई की रोटी लाया था और थॉमस एक ताजी गेहूं की रोटी। तुम दोनों जो रोटियां लाए हो वो स्वादिष्ट है, पर थॉमस की ज्यादा अच्छी है। तो बताओ थॉमस, क्या तुम्हारी पत्नी जंगल की राजकुमारी है? किसान ने अपने बेटों से कहा कि समय आ गया है कि वो उनकी पत्नियों से मिले। थॉमस खुशी खुशी छोटी चूहिया के घर गया। नन्ही चूहिया ने अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनी और चांदी की घंटी बजाई। उसके ठीक सामने एक ड्राइवर के साथ एक खूबसूरत कार आ गई। छोटी चूहिया कार में चढ़ गई और वे थॉमस के घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही वे सड़क के किनारे आगे बढ़े, वे नदी के ऊपर बने एक जर्जर पुल के पास आ गए। ड्राइवर चूहे ने पुल पर पड़े पत्थर को नहीं देखा और इससे टकराकर कार उछलकर नदी में जा गिरी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? थॉमस पुल पर बैठकर रोने लगा और उसके आंसू नीचे नदी के पानी में गिरने लगे। तभी उसे अपने सामने एक खूबसूरत युवती दिखाई दी। उसके चांदी के बाल और नीली आंखें थी। थॉमस, कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ। क्या? पर कैसे? तुम? हाँ थॉमस, ये मैं हूँ मेरे प्रिय। मैं बहुत लंबे समय से एक जादू के वश में थी। अगर आपके आंसू नदी के पानी में नहीं मिले होते तो मैं जीवन भर चूहिया ही बनी रहती। मेरे लिए आपके प्यार के लिए धन्यवाद। मैं फिर से राजकुमारी बन गई। थॉमस और सुंदर राजकुमारी आखिरकार थॉमस के घर पहुंचे। थॉमस, मेरे बच्चे, हमें खुशी है कि तुम इतनी सुंदर राजकुमारी को घर ले आए। ये पता चला है कि थॉमस की किस्मत उसके द्वारा काटे गए पेड़ के कारण नहीं थी, बल्कि इस तथ्य के कारण थी कि वो हर जानवर और इंसान के प्रति दयालु था जिसे उसने देखा था। उस दिन से थॉमस और सुंदर राजकुमारी, जो कभी एक चूहिया थी, जीवन भर एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। परी कथाएं और बच्चों के लिए मनभावन कहानियाँ। पोलियाना बच्चों के लिए। सुनहरे बालों वाली मुस्कुराता चेहरा लिए एक 10 साल की छोटी बच्ची पोलियाना अपने आसपास खुशियां फैलाती थी। पर जब वो छोटी थी तभी अपने माता पिता को खो चुकी थी और तब से अकेली थी। कुछ समय वो अनाथालय में रही। कुछ समय बाद उसकी अमीर चाची ने उसकी देखभाल का जिम्मा ले लिया। उसकी चाची पॉली ने उसके रहने की व्यवस्था अटारी पर कर दी। ये देखकर कामवाली नैन्सी खुश हो गई।
उम्मीद है ये छोटा मेहमान चिड़चिड़ी पॉली को खुश करने में सफल होगा। पॉलियाना जब घर पहुंची तब उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपनी चाची को गले से लगाया, पर चाची बहुत गंभीर। वो पॉलियाना को कमरे में ले गई जहां उसे रहना था। पॉलियाना इतना बड़ा और खुशहाल घर देखकर अचंभित रह गई। चाची ने उसे अटारी पर उसका कमरा दिखाया। ये तुम्हारा कमरा है और ठीक 6 बजे रात का खाना शुरू होता है। पॉलियाना को उसका कमरा बहुत पसंद आया। घर के सभी कमरे उसने देखे, पर उसके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि चाची ने उसे अटारी वाला कमरा ही क्यों दिया होगा। ठीक 6 बजे चाची ने उसे डिनर टेबल पर बुलाया था, पर पॉलियाना अभी तक नहीं आई थी। ये लड़की कहाँ है? मैं जाकर उसे बुलाकर लाऊं मिस पॉली? नहीं। डिनर के बाद चाची उसके कमरे में गई तो देखा कि पॉलियाना कमरे में नहीं थी। वो तुरंत बगीचे में माली को बताने के लिए गई कि वो लापता है, पर माली ने छोटी पहाड़ी की ओर इशारा किया। वो वहां पर थी। दौड़ लगाकर नैन्सी वहां पहुंची और दोनों ने मिलकर वहां एक महल भी बनाया। स्थिति चाहे जैसी भी हो, पॉलियाना हमेशा सकारात्मक विचार रखने में कामयाब रही, जिसका नैन्सी को बहुत आश्चर्य रहा। उसने पॉलियाना से पूछा, इसका रहस्य क्या है? खुशी का खेल मेरे पिता ने सिखाया था जब मैं छोटी थी। एक महिला ने हमें बैसाखी भेजी थी। पूछने पर उसने कहा कि ये हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगी और हमें इस बात का एहसास होता रहेगा कि हमें इसके इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं। और उसी दिन से जब भी मैं और मेरे पिता खुद को दुखी महसूस करते हैं, हम उस दिन के बारे में सोचते हैं और दोबारा खुश हो जाते हैं। शाम को पॉलियाना अपने कमरे में बिस्तर पर फूट फूट कर रो रही थी। मेरे पिता जो स्वर्ग दूतों के बीच रहते हैं, मुझे पता है कि आप हमारे खेल को खेलने की कोशिश कर रहे हैं, पर अगर आप एक अटारी की अंधेरे कमरे में फंसे हो, अपने आप बैठे हो, तो चाहकर भी आप खुश नहीं हो सकते। अगले दिन पॉलियाना नीचे बागीचे में गई और उसने अपने चाची को गले लगा लिया। चाची, मेरी प्यारी चाची, मैं बहुत खुश हूँ कि आज का दिन देख सकी। क्या हम शुभ प्रभात ऐसे कहते हैं? ये कहकर चाची मुड़कर वहां से चली गई। दूर से उन्हें देख रहे माली की आंखें भर आई। वो पॉलियाना के पास गया और उसने बताया कि वो बिल्कुल उसकी माँ की तरह दिखती हैं और माली जानता था कि उसकी माँ ने उसे खुश किया है। जैसे जैसे समय बीता, पॉलियाना की जिंदगी उस घर में बेहतर होती गई। वो अपना नाश्ता करती, उसके बाद चाची के साथ अपना होमवर्क करती। फिर दोपहर के बाद शाम 6 बजे तक उसके पास खाली समय होता था। वो घर के लिए किराना सामान की खरीदारी भी कर लिया करती थी। एक दिन शहर में उसने एक आदमी को लंबा कोट और सिलेंडर की आकार वाली हैट पहने देखा। हालांकि उसने उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश की, पर वो ये नहीं समझ पा रही थी कि उससे वो क्या कह रहा था। कुछ दिनों के बाद उसे वो आदमी दोबारा दिखाई दिया। उसने फिर से उसके साथ बात करने की कोशिश की। इस बार उसने भी उसके साथ बात की। नैन्सी भी सदमे में थी, क्योंकि वो आदमी मतलब मिस्टर पेंडल्टन बहुत अमीर थे, एक बड़े से घर में रहते थे और किसी से भी बात नहीं करते थे। दूसरे दिन पॉलियाना एक बहुत ही कमजोर कुत्ते को अपने साथ घर ले आई। मिस पॉली ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन अगले दिन वो एक लड़के को घर ले आई। तब मिस पॉली की उसके साथ बहस हुई। बहुत हो गया पॉलियाना, आज तक तुमने किए कामों में से ये सबसे खराब काम है। पहले तुम रास्ते से उठाकर कुत्ते बिल्लियों को ले आती थी, आज तुम एक भिखारी को मेरे घर लाई हो। मैं भिखारी नहीं हूँ।
ऐसा कहकर लड़का घर से भाग गया, पर पॉलियाना ने उसे रास्ते से बचाने की ठान ली थी। सितंबर में पॉलियाना का स्कूल शुरू हुआ। जल्द ही पॉलियाना को उसका स्कूल अच्छा लगने लगा। एक दिन एक यात्रा के दौरान मिस्टर पेंडल्टन ने पॉलियाना से पूछा कि अगर वो उन्हें ना छोड़े और उनके साथ रहे। बेशक पॉलियाना के लिए जवाब देना संभव नहीं था। मिस्टर पेंडल्टन ने उसे सब कुछ समझाया। उस दिन के बाद पेंडल्टन हमेशा अपने आसपास की दुनिया से नाराज रहते थे, पर पॉलियाना अपनी माँ की तरह दिखती है। इसी कारण आज वो भी दुनिया को सकारात्मक तरीके से देख पा रहे हैं। इसलिए अगर पॉलियाना हर समय उनके पास रहती है तो उनके पास जीने का मकसद होगा। तुम मेरे साथ आ जाओ, हम एक साथ बहुत खुश रहेंगे। तुम मुझे अपने पिता समान समझ सकती हो और मैं तुम्हें अपनी बेटी। लेकिन उसकी चाची ने ये नहीं दिखाया था। वो जानती थी कि वो उसे बहुत चाहती है और वो अपनी चाची को छोड़ना नहीं चाहती है। उसे ये नहीं पता था कि ये बात मिस्टर पेंडल्टन को कैसे बताई जाए। आखिर उसे एक उपाय मिला। वो चाहती थी कि मिस्टर पेंडल्टन जिमी को साथ रख ले, जिस बच्चे की मौसी ने उसकी देखभाल करने से मना किया था। उसे लगा था कि इस तरह से मिस्टर पेंडल्टन और जिमी दोनों खुश रह पाएंगे और पॉलियाना भी उनसे मिलने जा सकेंगी। मिस्टर पेंडल्टन ने उन्हें अगले हफ्ते साथ आने का न्योता दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एक कार ने पॉलियाना को टक्कर मार दी। अस्पताल में अगले दिन आंखें खोलने के बाद पॉलियाना खुश हो गई कि वे जीवित थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी चाची उसका साथ छोड़ दे। वो चाची के साथ वाले सुखद क्षणों के लिए खुश थी, जब चाची उसे प्रिय कहकर बुलाती थी। कुछ दिनों बाद पॉलियाना अस्पताल से घर लौटी, पर वो अब अपने पैरों से चल नहीं पाती थी। जब मिस्टर पेंडल्टन पॉलियाना को मिलने आए तो उन्होंने मिस पॉली को पॉलियाना को दिए गए प्रस्ताव के बारे में बताया कि कैसे उसने अपनी चाची के कारण प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। ये सब सुनने के बाद मिस पॉली का प्यार उसके लिए बहुत बढ़ गया। उसकी भतीजी खुश रहे सिर्फ इसलिए उसने बिल्ली और कुत्तों को उसके कमरे में जाने की इजाजत दे दी। वो कुछ भी करने को तैयार थी जिससे पॉलियाना खुश रहे। पॉलियाना के चेकअप के बाद डॉक्टर को बुरी खबर देनी पड़ी। बदकिस्मती से ये जवान लड़की अब कभी चल नहीं पाएगी। ओह नहीं। ये सुनकर मिस पॉली रोने लगी और बेहोश हो गई। अपनी चाची की आवाज सुनकर पॉलियाना जोर जोर से रोने लगी। अब सभी को ये दुख भरे दिन गुजरने का इंतजार था। पॉलियाना ने भी जो भी उससे मिलने आता उनसे खुशी से खेल के बारे में बताना शुरू किया। पॉलियाना को खुश देखने के लिए मिस्टर पेंडल्टन ने भी जिमी को गोद लेने का फैसला लिया। जब पॉलियाना ने ये खुशखबरी सुनी, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मिस पॉली को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इकलौती थी जो खुशी के खेल के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। एक बार जब वो नैन्सी से बात कर रही थी तब उसे इस बारे में पता चला। फिर वो जल्दी से पॉलियाना के पास गई। अच्छा, खुशी का खेल, अब से हम इस खेल को साथ में खेलेंगे। हे, ये अब तक की सबसे अच्छी खबर है चाची पॉली। इस बीच मिस्टर पेंडल्टन के डॉक्टर पॉलियाना से मिलना चाहते थे, पर एक समस्या थी। कई साल पहले मिस पॉली के साथ हुई बहस के कारण वो पिछले 15 सालों से उनके घर नहीं गए थे। अंत में दोनों तरफ से समझौता हुआ और वे उसे शहर से बाहर एक अस्पताल में ले गए।
मिस्टर पेंडलटन के डॉक्टर ने पॉलियाना की जांच की और आशा जताई। कुछ महीने बीत चुके थे। मिस पॉली को पॉलियाना का एक खत मिला। मेरी प्रिय चाची, मेरे पास एक अच्छी खबर है। मेरा इलाज यशस्वी रहा। आखिर अब मैं चल सकती हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं जल्द ही घर जा सकती हूँ। काश मैं और जल्दी चल पाती। आज मैं बहुत खुश हूँ। हर चीज मुझे खुश करती है। मुझे तो इसमें भी खुशी है कि मैं कुछ समय तक चल नहीं पाई, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं उनकी इतनी सराहना नहीं कर पाती जितनी आज करती हूँ। जल्द ही आपको देखने की उम्मीद है। बहुत सारा प्यार, पॉलियाना। एक दिन एक किशोरी लड़की बटू, जो अपने बूढ़े और बीमार पिता के इलाज की तलाश में थी, जंगल में स्वास्थ्यवर्धक पौधों की तलाश में पेड़ों से अलग अलग फल इकट्ठा करते घूम रही थी। ये एक बैंगनी पत्ता है, शायद इससे मेरे पिताजी अच्छे हो जाएं। जब बटू फलों और पौधों को अपने थैले में इकट्ठे करते हुए चल रही थी, तो उसने अपने सामने एक बूढ़ी औरत को धीरे धीरे चलते हुए देखा। बटू तुरंत जाकर उसकी मदद करना चाहती थी। हेलो मैडम, क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? बुढ़िया ने अपने हुड के नीचे से बटू को देखा। धन्यवाद किशोरी कन्या, रास्ते में मेरी छड़ी टूट गई। मैं बहुत धीमे धीमे से चल रही हूँ कि कहीं मैं गिर न जाऊं। बटू ने चारों ओर देखा और उसके ठीक पीछे पथरीले इलाके की ओर चल दी। उसने मुश्किल से चट्टानों के चारों ओर अपना रास्ता बनाया और एक बहुत ही मजबूत लकड़ी ढूंढी। उसने सीधे इस लकड़ी को नुकीले पत्थर के किनारे पर घिसा और उसे चलने वाली छड़ी में बदल दिया। फिर उसने उसे बुढ़िया को दे दिया। ये लीजिए, आप अब बाकी का रास्ता इसके सहारे चल सकती हैं। तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत से ये काम करके मेरे दिल को जीत लिया बेटी, शुक्रिया। पर तुमने ऐसा किसी अजनबी के लिए क्यों किया? मेरे पिता भी बहुत बीमार हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बूढ़ा या बीमार है, बस सबकी मदद करनी चाहिए। बुढ़िया बटू की इन बातों से बहुत प्रभावित हुई और उसने उसे छोटा सा जादू का डिब्बा दिखाया जो वो अपने हाथ में लिए हुए थी। पर तभी पास से गुजरते हुए एक धनी व्यापारी ने उन्हें देख लिया और वो पेड़ के पीछे छिपने लगा। वो बूढ़ी औरत और जवान लड़की की बातें सुन रहा था। ये जादू का डिब्बा ले लो बेटी और इसे अपने पिता के पास ले जाओ। तुम्हें इससे हमेशा उपचार वाले पोषक तत्व मिलेंगे। शुक्रिया, लेकिन आपको भी इसकी जरूरत है। तुमने मुझे वो दे दिया जिसकी मुझे सच में जरूरत थी, मेरी चलने वाली छड़ी। अब ये जादू का डिब्बा ले लो और इसकी चीजों को उन लोगों से बांटना जिसकी इन्हें जरूरत हो, नहीं तो ये जादू का डिब्बा बेकार है। हाँ, एक जादुई बक्सा? अगर मैं इस जादुई बक्से को बेच दूं, तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। बटू ने बूढ़ी औरत से बक्से को ले लिया। जब उसने उसे खोला तो उसने उसमें पानी, रोटी और मुट्ठी भर अखरोट देखे। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल हो गई। जब बटू घर जा रही थी, रास्ते में उसे वही चालाक व्यापारी मिला जो उनकी बातें सुन रहा था। व्यापारी ने कहा कि वो बटू से वो बक्सा खरीदना चाहता है। मैं आपको बदले में बहुत सारे पैसे दूंगा और पैसों के साथ आप बहुत कुछ कर सकती हैं। नहीं, मैं इस बक्से की चीजें सिर्फ उन लोगों के साथ बांटती हूँ जिन्हें जरूरत है। तुम्हारा दिन शुभ हो। बट्टू ने चलना जारी रखा अपने घर की ओर। कुछ समय बाद उसे अपने सामने एक बहुत भूखी बकरी दिखाई दी। बकरी इतनी दुबली थी कि बट्टू ने उसे डिब्बे की सारी रोटियां दे दी। ये तुम्हारे लिए हैं प्यारी बकरी। ये बॉक्स पहले से ही जादुई है।
इसका सामान कभी खत्म नहीं होगा, जितना चाहो खाओ। बकरी ने सारी रोटियां खा ली क्योंकि वो बहुत भूखी थी। नवयुवती अपने रास्ते पर चलती रही। इस बार उसे अपने सामने एक कोको का सूखा पेड़ दिखाई दिया। ओह, तुम्हें किसने इतना प्यासा छोड़ दिया कोको पेड़? तुम्हारे पास इतना सुंदर कोको है, लोग उससे स्वादिष्ट चॉकलेट बना सकते हैं। पेड़ की शाखाएं इतनी पतली थीं कि बटू खुद को रोक नहीं पाई और पेड़ की जड़ों को सींचा डिब्बे के पानी के साथ। पेड़ ने तुरंत सारा पानी सोख लिया। आहा, जल्दी बहुत सारे कोको तुम्हारी शाखाओं पर खिलेंगे। बटू अपने रास्ते पर चलती रही, लेकिन कुछ समय के बाद वो रुकना और आराम करना चाहती थी क्योंकि वो बहुत थक गई थी। ठीक तभी वही चालाक व्यापारी बटू के सामने फिर से भेष बदल कर आया। नमस्ते, मैं महल का संरक्षक हूँ। अगर आप थकी हुई हैं, तो मैं आपको अपने घोड़े पर लेकर जा सकता हूँ। ये आपकी महानता होगी पहरेदार जी। मैं थोड़ी थक गई हूँ और भूखी भी हूँ। ये लीजिए मैम। लेकिन जब आप अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगी, तो आपको मुझे वो जादुई बक्सा देना होगा। क्या आप पहरेदार नहीं हैं? आप वही व्यापारी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका दिन अच्छा हो। बटू जंगल में चलती रही तेज कदमों के साथ। वो बक्से से मुट्ठी भर अखरोट खाना चाहती थी क्योंकि वो भूखी थी। हालांकि उसने गिलहरियों का एक परिवार देखा जिनमें से हर कोई भूख से मर रहा था। मैं थोड़ी देर और भूख सह सकती हूँ, पर ये अब और इस जंगल में भूखे ना रहें। वैसे भी ये जादू का डिब्बा है, मैं अखरोट बाद में भी खा लूंगी। बट्टू ने गिलहरी परिवार को डब्बे से अखरोट दे दिए और फिर वो नवयुवती बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हुए अंत में अपने घर पहुंची। वो अपने बीमार पिता के पास आई और उन्हें जादू का डिब्बा दिखाया। पिताजी, रास्ते में मेरी मुलाकात एक बुद्धिमान बुढ़िया से हुई। उसने मुझे ये जादू का डिब्बा दिया। इसमें पोषक तत्वों वाला भोजन है जो आपकी सेहत सुधार देगा। बट्टू ने डिब्बा खोला, लेकिन सोचो उसमें क्या देखा? डिब्बा खाली था। पर कैसे? क्या ये बॉक्स जादुई नहीं था? ये खाली है अंदर से। ओह, लेकिन मैंने तो सामान उन्हीं के साथ साझा किया था जिन्हें जरूरत थी। बट्टू बहुत परेशान थी ये सोचकर कि वो अपने पिता की मदद नहीं कर सकी। पर उसी समय किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब बट्टू ने दरवाजा खोला तो उसने बूढ़ी औरत, बकरी और गिलहरियों को देखा। लेकिन तुम तो... हाँ प्यारी लड़की, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, तुमने जादू का डिब्बा सिर्फ जरूरतमंदों के साथ ही साझा किया। अब ये तुम्हारे लिए है। तुम इस बकरी के दूध का, कोको के पेड़ के फलों का और गिलहरी के लाए अखरोटों का फायदा ले सकती हो। बट्टू ने कोको से फल, बकरी से दूध और गिलहरी के लाए अखरोट बूढ़ी औरत की टोकरी से लिए और अपने पिता के लिए एक स्वस्थ पेय तैयार किया। उसके पिता इस पेय पदार्थ को पीते ही फिर से स्वस्थ हो गए। धन्यवाद मेरी सुंदर, दयालु और बहादुर बेटी। बट्टू बहुत खुश थी कि उसके पिता ठीक हो रहे थे। जब उसे एहसास हुआ कि उसे अब बॉक्स की जरूरत नहीं है, तो उसने उसे कूड़ेदान के पास फेंक दिया। जैसे ही चालाक व्यापारी ने वो बक्सा देखा तो वो उस पर कूद पड़ा। वो जादुई बक्सा, जादुई बक्सा! अब मैं पहले से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। बट्टू, जो खिड़की से धूर्त व्यापारी को देख रही थी, उस पर हंस पड़ी, क्योंकि वो अब जानती थी कि असली जादू डिब्बे में नहीं था, बल्कि अपने ही दयालु हृदय में था। स्नो वाइट और 7 बौने। एक बार की बात है, एक दयालु रानी थी जो एक बर्फ से सफेद महल में एक मुग्ध वन में रहती थी।
एक दिन बर्फबारी को देखते हुए रानी दिवा स्वप्न देख रही थी। बाहर बच्चे चिल्लाते हुए खेल रहे थे। उसने उन्हें देखने के लिए खिड़की खोली और हवा रानी का पसंदीदा रुमाल उड़ाकर ले गई और रुमाल ठीक उस स्नोमैन पर गिरा जो बच्चे बना रहे थे। उन्होंने दयालु रानी की ओर हाथ दिखाकर आभार व्यक्त किया। काश मेरी बेटी होती, बर्फ जैसी सफेद त्वचा, लाल होंठ और एक दयालु दिल। कई महीने बीत गए और दयालु रानी का सपना सच हो गया। जब 9 महीने बाद उसके लंबे समय से प्रतीक्षित इच्छा पूरी हुई और राजा और रानी के घर एक बच्ची पैदा हुई जो दुनिया में सबसे सुंदर थी। उन्होंने उसका नाम स्नो वाइट रखा, लेकिन उसकी खुशी लंबे समय तक नहीं रही। जबकि स्नो वाइट अभी भी एक छोटी लड़की थी, रानी का निधन हो गया और आकाश में तारा बन गई। कुछ साल बाद स्नो वाइट के पिता ने हेला नाम की महिला से शादी की। राजा नई रानी की सुंदरता पर मोहित था और इसलिए उसने कभी महसूस नहीं किया कि वो घमंडी और अहंकारी थी। दर्पण दर्पण एक बात बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? आप ही मेरी रानी, आप वास्तव में देश की सबसे सुंदर स्त्री है। मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता। स्नो वाइट अब एक खूबसूरत युवा महिला हो गई थी। उसके पिता राजा अपने सैनिकों के साथ एक लंबी यात्रा पर गए। जाने से पहले अपनी बेटी को उन्होंने गले लगाया। उदास मत होना स्नो वाइट, मैं वापस आऊंगा। एक दिन दुष्ट रानी हेला ने उसके नौकर डंकों का निर्माण किया। मेरे जादुई दर्पण डंकव का अनावरण करे। चेम्बरलेन डंकव अनाड़ी था। उसने अपने शरीर से कवर हटा दिया। मूर्ख, चले जाओ यहाँ से। रानी ने खुद को आईने में देखा और फिर कहा, दर्पण दर्पण मुझे बता, सबसे सुंदर कौन है, क्या है पता? जादुई दर्पण ने उसे उत्तर दिया, इस भूमि पर मेरी रानी अब आप सबसे सुंदर नहीं है, स्नो वाइट सबसे सुंदर है। हेला बहुत क्रोधित हुई। ये हो नहीं सकता, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। पूरा महल उसके गुस्से से थरथराता हुआ लग रहा था और उसका दुष्ट दिल स्नो वाइट की सुंदरता को नष्ट करना चाहता था। उसने एक योजना बनाई और शिकारी को स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मारने का आदेश दिया। और मुझे उसका दिल ला कर दो। स्नो वाइट ने शाही शिकारी पर भरोसा किया और उसके साथ जंगल में चली गई। रास्ते में उसने जमीन पर एक घायल पक्षी देखा। स्नो वाइट ने उसके पंख ठीक करने में मदद करने के लिए पक्षी को उठाया। उसके पीछे से शिकारी उस पर झपटा और स्नो वाइट को मारने के लिए उसने अपना धनुष निकाला। उसने उस पर निशाना लगाया, लेकिन वो देख सकता था कि स्नो वाइट का दिल मोम की तरह था। उसने घायल पक्षी को पकड़ रखा था और उसने फैसला किया कि स्नो वाइट को मारना गलत है। स्नो वाइट, उसने मुझे तुम्हें मारने का आदेश दिया। मैं तुम जैसे अच्छे और दयालु व्यक्ति को कैसे मार सकता हूँ? कौन मेरी जान लेना चाहता है? रानी हेला, आपको भागना होगा और छुपना होगा। शिकारी ने झूठ बोलकर हेला को गुमराह करने का सोचा और स्नो वाइट के बदले एक जंगली सुअर को मार दिया ताकि वो हेला को सुअर का दिल दे सके और हेला को लगे कि स्नो वाइट मर चुकी है। राजकुमारी घबरा गई, अंधेरे जंगल में भाग गई। वो रात भर तेज शाखाओं और चमगादड़ से जूझती रही
जब तक उसे आगे का रास्ता नहीं मिला, वो पेड़ से टकरा गई और ठंड अंधेरे से घिरे फॉरेस्ट में सो गई। जब शिकारी महल पहुंचा तो वो सीधा हेला के पास पहुंचा। मैंने आपकी आज्ञा पूरी कर दी है। रानी हेला ने बॉक्स लिया और दिल की जांच की। उसने मान लिया कि स्नो वाइट मर चुकी है और उसकी दुष्ट हंसी से महल गूंज उठा। आखिरकार जब सुबह हुई तो स्नो वाइट के भरे जंगल में आंख खुली। उसके सामने एक प्यारा सा घर था। एक छोटे बगीचे और बाड़ के दीवार के साथ छोटी सी खिड़कियां, एक गोल हरा दरवाजा, एक डोर बेल के साथ। उसने घंटी बजाई लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया और जब वो दरवाजा खटखटाने पहुंची तो वो खुल गया। अंदर सब कुछ इतना छोटा था कि ऐसा लगा जैसे वो खिलौने के घर में हो। छोटे बर्तन, छोटे चम्मच, ग्लास। जब उसे सूप का एक छोटा कटोरा मिला तो भूख लगने के कारण उसने सूप पी लिया और फिर एक छोटे से बिस्तर पर सो गई। कुछ दूरी पर घर के मालिक खदानों में अपना काम करके वापस आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वे चुपचाप चले गए और फुसफुसाए। किसी ने मेरी रोटी खाई है। किसी ने मेरी प्लेट का इस्तेमाल किया है। कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है। कितनी सुंदर लड़की है। ओए पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, पकड़ो, पकड़ा, ओ नहीं, पकड़ो, पकड़ो, अब वो जाग रही है और ब्लैंकेट में छुप रही है। छोटी लड़की, हमसे डरने की जरूरत नहीं, हम 7 बौने हैं। मैं हूं एस और ये है जॉली, एंग्री, क्यूरियस, सिली, शाय और लेजी। ओह, मैं स्नो वाइट हूँ। मुझे खेद है कि मैं आपके घर घुस गई। स्नो वाइट ने उन्हें अपने साथ हुई हर बात बताई और बौने उसकी कहानी सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ उनके छोटे से घर में रह सकती हैं, लेकिन केवल एक ही छत पर। हमें गाना बहुत पसंद है। क्या आपकी आवाज सुंदर है राजकुमारी? स्नो वाइट है मेरा नाम। आज महल से मैं बहुत दूर हूँ। मैं आकाश को देखती रहती हूँ, अपनी माँ से बात करती हूँ जो सितारों में है। मुझे जंगल में खुशी मिली है। मेरे छोटे दोस्त मेरी रक्षा करते हैं। उनके छोटे दिल अब उम्मीद से भरे हैं। अच्छे छोटे दिल फिर से जीतेंगे। दूर एक और जमीन में एक युवा सुंदर राजकुमार था। उसका नाम एंटवान था। उसे रात में बाहर बैठकर सितारों को देखना बहुत पसंद था।
जो उसे उसके लोगों की याद दिलाते थे। एक रात उसने तारों भरे आकाश में स्नो वाइट का चेहरा देखा और उसे लगा कि उसे खोजना चाहिए। एक परी ने उसे बताया कि वो खतरे में है और उसने उसे एक जादुई दिल के आकार का हार दिया। तो राजकुमार अंटवान अपने भरोसेमंद घोड़े पर बैठकर उस सुंदर चेहरे को ढूंढने निकला। यहाँ महल में दुष्ट हेला फिर से जादुई दर्पण के सामने खड़ी थी। डंकव, जादू दर्पण से पर्दा हटाओ, मुझे अपनी सुंदरता देखने दो। डंकव ने प्रवेश किया, लेकिन कवर दर्पण पर अटक गया था और उसने लगभग उसे खींच लिया। डंकव एक अनाड़ी सेवक था। हमेशा सबसे महत्वपूर्ण समय पर वो अजीब और अनाड़ी बर्ताव किया करता था। हेला लगातार उससे नाराज थी। जब डंकव निकल गया तो हेला ने फिर से दर्पण से पूछा कि वो कितनी सुंदर है। दर्पण दर्पण मुझे बता, सबसे सुंदर कौन है, तुझे पता? क्षमा करे मेरी रानी, लेकिन स्नो वाइट जो 7 बौनों के साथ रहती है वो इस देश में सबसे सुंदर है। नहीं नहीं, मुझे लगा कि स्नो वाइट मर चुकी है। हेला पूरी रात जागती रही। स्नो वाइट को एक बार हमेशा के लिए मारने के लिए उसने दुष्ट योजना बनाने का फैसला किया। सबसे अच्छा तरीका खुद का रूप बदलना होगा, इसलिए वो एक प्यारे से खरगोश में बदल गई। सुबह बौने काम पर चले गए। एक एक करके उन्होंने गाल पर स्नो वाइट को चूमा और खदान के लिए चल पड़े, एक चेतावनी अब देकर। राजकुमारी, अजनबियों के लिए दरवाजा मत खोलना, ये सुरक्षित नहीं है। जंगल शांत लग रहा था और स्नो वाइट ने बगीचे में फूलों को पानी देना शुरू किया। राजकुमारी ने बगीचे में बैठे एक छोटे खरगोश को देखा जिसे चोट लगी थी। उसने जाकर उसे उठाया और घर के अंदर ले आई। उसने खरगोश की चोट पर पट्टी बांधी और उसे बौने के बिस्तर पर धूप में आराम करने सुला दिया। बनी सोया हुआ लग रहा था, पर जैसे ही स्नो वाइट कमरे से बाहर गई, खरगोश ने अपनी आंखें खोली और कमरे में देखा। और फिर वो उछला 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 और हेला में बदल गया। यही योजना उसने बनाई थी। उसने तकिए में बैंगनी जहर डाला, ये सोचकर कि राजकुमारी वहां सो जाएगी और जहर से मर जाएगी। स्नो वाइट बगीचे में काम करके इतना थक गई थी कि वो आराम करने के लिए अंदर आई। वो उस जहरीले तकिए पर अपना सिर रखने ही वाली थी स्नो वाइट, जब उसने सुना कि बौने घर आ गए हैं। राजकुमारी उनसे दरवाजे पर मिली और रात के खाने के बाद उन्होंने रात भर नृत्य किया। फायरप्लेस के सामने स्नो वाइट सो गई और उसने जो भी किया अच्छा किया, क्योंकि इसके कारण वो जहरीले तकिए पर सोने से बच गई। जब हेला अपने महल में लौट आई तब डंकव उसके दरवाजे की रखवाली कर रहा था। ये सोचकर कि उसकी योजना सफल हो गई है, वो जादुई दर्पण के सामने चली गई। दर्पण दर्पण मुझे बता, सबसे सुंदर कौन है पता? मेरी रानी, स्नो वाइट जो 7 बौनों के साथ रहती है वो आपसे अधिक सुंदर है। नहीं 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 नहीं, मुझे इस दुनिया में सबसे सुंदर होना है। मैं स्नो वाइट को मारने की योजना बनाऊंगी। कुछ दिन बाद जब बौने खदान में काम कर रहे थे, स्नो वाइट बौने के फटे हुए कपड़ों की सिलाई कर रही थी और फिर उसने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। दरवाजा 3 बार खटखटाया। स्नो वाइट ने दरवाजे के माध्यम से देखा कि कौन है, और ये एक बूढ़ी बदसूरत महिला थी जिसके पास सेब की एक आप कौन है? मैं एक विक्रेता हूँ। मेरे पास बहुत स्वादिष्ट सेब है, क्या आप खाकर देखना चाहोगी?
स्नो वाइट को पहले दरवाजा खोलने से डर लग रहा था, लेकिन उसे लाल सेब बहुत पसंद थे। ये लो, इसका आनंद लो मेरे सुंदर बच्चे, मेरी तरफ से। स्नो वाइट ने बूढ़ी महिला द्वारा दिया गया सेब लिया और एक निवाला खाया। सेब में जहर था। मदद के लिए चिल्लाने से पहले ही वो जमीन पर गिर गई। सड़क के ठीक नीचे राजकुमार एंटवान ने अपने घोड़े को एक पेड़ की छांव में विश्राम के लिए बांध दिया। उसने आकाश में जो सुंदर चेहरा देखा था, उसे खोजने के लिए वो दूर तक यात्रा कर रहा था। सड़क से कुछ दूर उसने एक बूढ़े व्यक्ति को अकेले चलते देखा। वो उससे बात करने जा रहा था, तभी अचानक वो दुष्ट रानी हेला में बदल गई। राजकुमार और उसका घोड़ा स्तब्ध रह गया और उसने पता पूछने का इरादा बदल दिया। देर रात जब बौने घर आए तो उन्होंने देखा कि स्नो वाइट अभी भी फर्श पर बेजान पड़ी है। वे बहुत दुखी हुए और उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्होंने एक सुंदर कांच का ताबूत तैयार किया और उसे देश की सबसे लंबी नदी तक पहुंचाया, ताकि राज्य के सभी लोग उसकी सुंदरता के बारे में जान सके। नीचे की तरफ राजकुमार नदी के किनारे अपने घोड़े पर यात्रा कर रहा था और उसने नाव में कांच के ताबूत को देखा। उसने लड़की के चेहरे को पहचान लिया। राजकुमार बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने ताबूत के कवर को खोला। उसने अपनी जेब से स्टार डस्ट हार लिया और इसे राजकुमारी पर रख दिया। अलविदा राजकुमारी, हमेशा सितारों की तरह चमकती रहना। लेकिन राजकुमार ने हलचल देखी। स्टार डस्ट हार जादुई था और उसे आकाश में देखे गए चेहरे की खोज के लिए पुरस्कृत किया गया था। स्नो वाइट पुनर्जीवित हुई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने उसे जीवन दान देने वाला एक सुंदर राजकुमार खड़ा था, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई। जब वे किनारे पर आए तो स्नो वाइट के महल पहुंचे तो उसने और राजकुमार एंटवान ने राजा को सब कुछ बताया। जब राजा को पता चला कि रानी हेला ने स्नो वाइट के साथ क्या किया है, उसने उसे राज्य से निकाल दिया। राजा ने जादू के दर्पण और हेला की सभी वस्तुओं को महल के तहखाने में बंद कर दिया। कई महीनों बाद स्नो वाइट और प्रिंस को प्यार हो गया, इसलिए ये एक अरेंज मैरिज नहीं थी और फिर महल में एक शानदार शादी संपन्न हुई। उन्होंने बौनों को भी आमंत्रित किया और जश्न मनाया और खुशी से जिंदगी बिताने लगे।